कि हमें जो दिए गए जो सब्जेक्ट हैं, मैंने आज आपके ग्रुप पर जो पूरा चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं वो मैंने पूरे भेज दिए हैं, एसएस के और पॉलिटिकल साइंस के। तो उसके बाद मैं कल भेज दूंगा ज्योग्राफी के। तो उतने ही चैप्टर हैं, ज्यादा चैप्टर नहीं है। तो 10-12 चैप्टर एसएस के हैं, 10-12 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के हैं, और 10-12 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी के हैं। तो ये जो सब कुछ जो कंटेंट है, जे बाबा जास्त नाही तर मी काय करू त्याच्या मागे एका दिवसात सगळंच करतो मी. तो ये जो कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट हमारा एनसीईआरटी के किताबों से है। कहाँ से है? एनसीईआरटी के किताबों से है। बोला। एनसीईआरटी की किताबों से है सर। तो ये एनसीईआरटी की किताबों से हमें पढ़ना है, उसी से हमें आगे जानना है। क्योंकि पूरे जो सब्जेक्ट आएंगे या फिर पूरा जो कंटेंट आएगा, पूरे जो क्वेश्चंस आएंगे, इसी पर से फेम होंगे। आपने एसएस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर फुल्ली देखे होंगे। मुझे लगता है आपने वो भी देखा है। क्या देखा है? जो क्या बोलते हैं इसको, अ, जो हर संडे जो 150 मार्क का पेपर आता है, उस पेपर को आप सभी ने देखा होगा, बराबर? देखा ना? तो उसमें एसएस है। तो एसएस में किस तरह से डीप लेवल के या फिर हमने कभी पढ़े नहीं ऐसे वाले क्वेश्चन भी आए होंगे। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कभी एनसीईआरटी का सिलेबस देखा नहीं है। हमने बहुत सारे किताबों में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका या फिर हमारा स्टेट लेवल का जो सिलेबस है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन आंसर और इधर के क्वेश्चन आंसर में थोड़ा फर्क है। तो उसे समझकर हमें अभी यहाँ पर प्रिपरेशन करना है, बराबर? तो आज हम देखने वाले हैं, इसी में आरंभिक नगर देखने वाले हैं, जो छठी क्लास का है। कौन से क्लास का है? छठी क्लास में है आरंभिक नगर। ये आरंभिक नगर जो होता है, जो पहली नागर संस्कृति आई, द्रविड़ आई, बराबर? द्रविड़ के बाद जो आई वो है हमारी हड़प्पन संस्कृति, या फिर जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कौन सी? सिंधु संस्कृति। कौन से दो नामों से जाना जाता है? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा और सिंधु संस्कृति। दूसरा नाम है सिंधु संस्कृति। हड़प्पा को नाम लेते वक्त इसको कभी कभी हड़प्पन संस्कृति भी कहा जाता है, बराबर? तो ये हड़प्पा संस्कृति जो है, ये बहुत पुरानी है। ये अभी की है क्या? नहीं है। ये करीबन 400 से लेके 4700 साल पहले वाली है। तो इतनी पुरानी इस नगर की रचना कैसी थी, यहाँ के लोग क्या पहनते थे, तो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको हमें क्या करना है आज? देखना है, बराबर? समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, जो हम अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चैप्टरों का, जिस ओर जा रहे हैं हम, उस वहां के पूरे कंटेंट को हमें समझ कर लेना है। अगर हम इस कंटेंट को समझ लेंगे तो करीबन हम 60 में से 40 से 45 मार्क ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? 60 में से 40 से 45 मार्क ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इन मार्कों में जो दिया गया पूरा क्या माजरा है, कंटेंट क्या है, एक बार अगर हम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये होगा जो लोग बोथ पेपर के लिए बैठे हैं, बोथ पेपर के लिए, और बोथ पेपर में से जिन बच्चों का या फिर जिन छात्रों का यस यस है, वो लोग सिर्फ ये एसएस का सवाल कर सकते हैं। तो वही लोग इसको ज्वाइन करो, जिनका सिर्फ पेपर 1 है वो इसको ज्वाइन ना करें। जिन विद्यार्थियों का पेपर 1 है वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जिनका पेपर 2 है, पेपर 2 के साथ उसी में भी आपका 60 मार्क का एसएस है, वही लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। और जिनका एमएस है और पेपर 1 और पेपर 2 में मैथमेटिक्स है, वो अगला 9 से 10:30 वाला क्लास ज्वाइन करेंगे, बराबर? जिन लोगों का पेपर 1 है ओनली, और उसी में का आपका ईवीएस है, तो वो हर सुबह 6 बजे का क्लास ज्वाइन करेंगे, ईवीएस का रहता है, बराबर? यानी देखो मैंने क्या किया है, मंडे से लेके मंडे से लेके फ्राइडे तक आप कंपल्सरी सीडीपी देखेंगे। सैटरडे सैटरडे और संडे सुबह में, सैटरडे और संडे शाम में, सबसे पहले शाम में देखेंगे हम
एसएस को जो रहेगा 7 से लेके 7:30 से लेके 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपका रहेगा मैथमेटिक्स और साइंस। उसमें साइंस की भी लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये पहले आपको तय करना है। इसके बाद जो छात्रों ने अभी तक फी नहीं तय की है, उन लोगों को कल 150 मार्क का पेपर नहीं दिखाई देगा। अभी यहाँ पर बोलना है, कल 150 मार्क का जो पेपर होने वाला है वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो फीस जल्द से जल्द पेड करें और आपका आगे का सफर अच्छा रखें। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है, हाँ, आज हम देखने वाले हैं आरंभिक नगर। क्या देखने वाले हैं? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में सबसे पहला आता है द्रविड़ संस्कृति आती है, लेकिन हमें इस सिलेबस में देखना है हड़प्पन की कहानी या फिर हड़प्पा संस्कृति की कहानी, जो सिंधु संस्कृति कहा जाता है। बराबर। वैसे तो 1921 में हमारे महाराष्ट्र टीईटी का बता रहा हूँ, 1921 में जब पंजाब से लेके पाकिस्तान की जो ट्रेन पटरी की लाइन चल रही थी, तो उस वक्त 1921 में जब वहां पर खुदाई की गई पंजाब में, तो उस वक्त कई नक्शीदार ईंटें मिली। तो उसके हिसाब से राखलदार बैनर्जी के अध्यक्ष के नीचे उसकी खुदाई हुई और वहां पर जो नजारा मिला वो था हड़प्पन संस्कृति का। वो जहां मिली वो सिंधु नदी के पास था, इसीलिए इसको सिंधी कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि कैसे क्या होता है, हाँ? और इसे क्या क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी खुदाई कब हुई, कैसे हुई, किसने की, हाँ? यहाँ का कल्चर, यहाँ क्या उगाते थे, खान पान क्या था, लोक भाषा क्या थी, इन सभी बातों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का कि हम बहुत सारी पुरानी इमारतें देखते हैं। बराबर। और ये जब पुरानी इमारतें देखते हैं तो हर एक इमारत अपनी खुद की एक पहचान बनाता है या फिर एक कहानी बताती है। बराबर। लगभग 150 साल पहले, जब देखो मैंने अभी बताया था ना, जब लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आपको प्रश्न यूं पूछा जाएगा, जो पंजाब है, हाँ, जब पंजाब की लाइन हुई थी या फिर जो सिंधु संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति है, ये अभी के आधुनिक कहाँ है, आधुनिक स्थल कहाँ है उसका, तो वो पंजाब में स्थित है। ये पूरा हड़प्पन संस्कृति पंजाब में आती है ज्यादातर, और लोथल वगैरह गांव गुजरात में आते हैं। एक दो तीन गांव है वो सिर्फ अपने इधर आते हैं। अगले हम नकाशा देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो सर सर क्या यहाँ पे 150 साल पहले जो पंजाब में पहली रेलवे लाइन थी, और जो आधुनिक पाकिस्तान में है वो हड़प्पा पूरा स्थल मिला है ना। अरे, ये लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में अभी जो ये लाइन गई है, अब यहाँ पर दो पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है और हमारे देश में भी है। आप अच्छा। ये निकालो, क्या बोलते हैं उसको, मैप, और मैप में देखो आपका यही है ना। आप बीए हुआ है कि नहीं हुआ आपका? हुआ है। हुआ है ना। हाँ, तो आप अगर देखेंगे तो ये भारत दोनों ओर है। भारत में पंजाब उधर भी है इधर भी है, क्योंकि उसी के बीच में से लाइन गई है। तो यहाँ पे दो 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 टुकड़े जो हुए हैं पाकिस्तान और भारत के, तो वो टुकड़े उधर भी पंजाब है इधर भी है। और वहां के पंजाब में तब आपको लगा होगा कि 150 साल पहले तो भारत एक ही था। हाँ? जब उसकी क्या बोलते बंटवारा हुआ, तो अभी वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में गया वो हिस्सा। पहले हिंदुस्तान एक ही था, और जब हिंदुस्तान एक था तो ये वहां भी पंजाब है था, अभी भी है। तो उस पंजाब में जब रेलवे का काम चल रहा था, तब वहां पर जब ईंटें बिछाई जा रही थी, तो बहुत सारे ऐसे नक्शी काम करने वाले ईंटें मिली। और आप इस ये जो किताब है, इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकते, आप आपके ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं। ये जो किताबें दी गई हैं, ये एनसीईआरटी की हैं, ये टोटली नॉलेजेबल हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं मैं,
ये इंफॉर्मेशन है, इनमें का कहीं भी बातें गलत नहीं होती हैं। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान में लेना है कि हमारे ज्ञान को अपडेट करना है, समझ कर लेना है क्यों कैसे कहाँ। ठीक है। तो यस जब ये काम चल रहा था ट्रेन का, तो वहां पर ये ईंटें कुछ मिली, और वो पूरा स्थल मिला हड़प्पा संस्कृति का, बराबर। तो क्या हुआ, वो मिला था सिंधु के नदी के नीचे, या फिर सिंधु नदी के कट के बाजू में। तो इसीलिए इस स्थल को हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज का जो हड़प्पा पूरा स्थल जहां मिला है, ये जब खुदाई हो गई थी 1921 में, तो वहां ये जब भी हुई थी, वो आज के पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान जहां पर आता है, वो वहां पर स्थित है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इसे इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। देखो, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ये जो ईंटें हैं कहाँ की हैं क्या है, लेकिन उसने जब रेलवे का लाइन काम चल रहा था, उनको ईंटें मिल गई, तो उन्होंने बहुत सारे ईंटें निकाली वहां से, और निकाल कर पूरा ट्रेन की पटरी भी तैयार कर दी। और ट्रेन की पटरी जब उन्होंने तैयार की, तब वो पटरी जब बनाई गई, तो बहुत सारे वहां की जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले, यानी ये 150 साल के भी 80 साल पहले, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी ये जो हड़प्पा संस्कृति था, ये उपमहाद्वीप में सबसे पुराना स्थल था, जो हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस शहर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? इन शहरों का निर्माण 4,000 700 साल पहले हुआ था, जो हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और जब ये मिला गया, तो सबसे पहले एक बार जब टैगलाइन मिलती है कि यहाँ की सब पूरी इमारतें जो है, ये जो लगभग है, ये हड़प्पा संस्कृति का है, ये 80 साल पहले, यानी 150 प्लस 80 इज इक्वल टू 120 साल, है ना, 220 साल पहले, 220 साल पहले ही ये तय हुआ था कि यहाँ के जो शहर हैं ये हड़प्पा के हैं, और यहाँ के बाद भी जो कुछ मटेरियल मिलेगा, वो पूरा पूरा स्थल हड़प्पा संस्कृति का होगा। हाँ? तो पहले तय हुआ था, इसलिए वह 150 साल पहले, या फिर 150 साल पहले जो खुदाई हो गई, वो खुदाई जो थी वो हड़प्पा की है, ऐसे तय हुआ। अब देखो, ये जो हड़प्पा शहर है, ये नगर है, इनकी विशेषता क्या है? हड़प्पा संस्कृति में दो बड़े शहर हैं, दो बड़े शहर, हाँ? एक है हड़प्पा, और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी जिसका नाम ही होगा मोहनजोदाड़ो, है ना? उस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि यहाँ का कल्चर कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ क्या विशेषताएं थी, सब कुछ दिखाया गया है। अब इस बात को ठीक से सुनना है। अब यहाँ पर मैं हर एक लाइन जो बताऊंगा, वो पूरी लाइन न लाइन आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, तो आपको ठीक से देखना है, और देखने के साथ साथ आपको ठीक से सुनना भी है। तो सबसे पहले आपको ये मेरा स्क्रीन अच्छी तरह से दिख तो रहा है ना? लाइन समझ में आ रही है? अक्षर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस, यस। चलो, तो अब हम देखेंगे। देख रहे सर। हाँ, अब जो ये शहर हैं, इन नगरों की विशेषता क्या है? दो शहर थे, इन शहरों में नगर था, और नगरों की रचना कैसी थी? अब हम शोलापुर शहर देखेंगे, तो शोलापुर शहर में कई सारे इलाके हैं, बराबर है। अब इलाकों में
अब हमारा इलाका कैसा है ये सब कुछ हमें मालूम है, बराबर। लेकिन 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले नगर रचना कैसी थी, इसका एक नाम। यानी हम इतने प्रगत होने के बावजूद भी अब भी हमारी कुछ गटर, लाइट, स्ट्रीट लाइट, घर, मकान ऐसे अच्छे नहीं है, या फिर उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं है। कई मोहल्ले में हम जाते हैं, गुजरते हैं, तो रास्ता एक और होता है, मोहल्ला एक और तरफ होता है। हाँ, गटार में रास्ता है या रास्ते में गटार है, समझ में नहीं आता। स्ट्रीट लाइट होती है लेकिन लाइट ही नहीं लगती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसके पहले 4700 वर्ष पहले ये हड़प्पा नगरों में था। तो उनकी रचनाएं नेम की कैसी थी, किसे क्या कहा जाता है, वो अभी हमें देखना है। तो इन नगरों में से कई नगर, हाँ, दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी जो नगर थे आपके, वो नगर एक तो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किए गए थे। यानी एक लकीर हो गई तो दो हिस्से हो जाते हैं, दो लकीर बन गई तो तीन हिस्से बन जाते हैं, बराबर। अब देखो, प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा कभी भी क्या होता है, उत्तर वाला होता है, और निचली हिस्सा क्या होता है, दक्षिण वाला। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। अब यहाँ पर जो पूरा अभी ये जो सिस्टम बनाए हैं, अब ये देखो नया बना रहा मैं आपके लिए, बराबर। अब यहाँ पर इस तरह से है ये नगर की रचना। फिर एक बार दिखाता हूं मैं, इसको कट करता हूं और यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये है नगर की रचना। अगले स्लाइड में आपको वहां के नगर, प्रत्यक्ष नगर रचना दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक डायग्राम आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पश्चिमी हिस्सा, और पश्चिमी हिस्सा जो था यहाँ का, ये पश्चिमी भाग है। और ये जो पश्चिमी भाग है ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। यानी ये जो निचले दो नगर हैं, इन नगरों से ये ऊंचाई पर था, बराबर। और पूर्वी हिस्सा, यानी पूर्व ये है, तो ये जो पूर्वी हिस्सा है ये बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ये निचला इलाका था, यानी नीचे वाला। ये ऊपर हो गया तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली निचला स्तर हो गया। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है। क्या कहा है, नगर या दुर्ग कहा है। दुर्ग। Yes. इसको ध्यान में रखो। ये हो गया आपका वन लाइनर क्वेश्चन। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति के नगर रचनाओं में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है, या फिर हड़प्पा नगरों की विशेषताओं में पूर्व स्थलीय भाग को क्या कहा गया, नगर या दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया, नगर या नगर दुर्ग। का दुर्ग कहा गया। निचले हिस्से को क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया। क्या कहा गया, निचला नगर। निचला नगर, निचला, अभी निचला म्हणजे खालचा, निचला नगर। खालचा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनी जाती थी। अब दोनों नगर की जो हिस्सों की जो ये बीच में आने वाली दीवार हो, या फिर इनको ली गई जो जिसको हम बाउंड्री लाइन बताएंगे, वॉल कंपाउंड, ये पूरी क्या थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी ईंट इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। देखो, आज हमारी ईंट ऐसी है, ज्यादा पानी लगा तो भी मिट्टी बन जाती है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति ईंटों का वैशिष्ट्य क्या था कि ये ईंटें हजारों साल बाद भी ठहरी हुई थी। इनकी दीवार एक जैसी की वैसी खड़ी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूप मजबूत रहे। चिनाई मतलब जसं आपण बांधकाम करतो, मिस्त्री एकावर ईंट रचतो तर आपण बांधकाम म्हणतो, उसे हिंदी में चिनाई कहा जाता है। इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। कुछ नगर यानी फक्त सिर्फ हड़प्पा संस्कृति में सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, तो बहुत सारे ऐसे गांव भी थे। वो भी देखने वाले कौन कौन से हैं, क्या है। तो हर गांव में ऐसे अलग अलग नगर की रचनाएं थी। कई गांव में ऊपर निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा ऐसे दो भाग, और तथा निचले हिस्से में भी दो भाग, कहीं एक भाग
और कहीं 2 भाग थे। और इनकी ईंटें बहुत ही मजबूत, बहुत ही टिकाऊ, क्योंकि वो क्या की गई थी, भुनी गई थी, भट्टी में डालकर भुनी गई थी। अब कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। प्रश्न किस तरह से आता है, देखो सबसे बड़ा तालाब कहाँ था, तालाब की लंबी ऊंचाई पहले हमारे टीटी में पूछी जाती है, लेकिन इधर नहीं है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा तालाब था, और तालाब की उसी तालाब को क्या कहा गया है, एक महान स्नानागृह कहा गया है, जहां स्नान करने आना था, बराबर है, उसको स्नानागार कहते हैं। और स्नान करके जब बाहर आते हैं तो देखो उस तालाब में चढ़ाव उतार करने के लिए क्या मतलब स्टेप बाय क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सीढ़ियां थी। क्या थी, सीढ़ियां। और ये सीढ़ियों से जब चढ़कर आप ऊपर आते हैं नहाकर, तो नहाकर आने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए बाजू में बहुत से कमरे थे, बहुत से कमरे थे। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसी में भी वो सीन दिखाया है, देखो जब वो कोई नहाकर आता है तो बाहर ड्रेसिंग चेंज करने के लिए वहां पर रूम थे। देखो कब, 4700 साल पहले ये पहले तय किया गया कि जब हम स्नान करेंगे तो बाहर आएंगे, तो वो कपड़े चेंज करने के लिए ये मकान हो, अमुक हो तमुक, देखो कितना सारा नियोजनबद्ध काम था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। अब रिसाव मतलब समझ में आया ना, पानी का रिसाव, गळती हा बरोबर, गळती, पाणी गळू नये किंवा ते तालाव गळू नये म्हणून उसको क्या किया गया था, उसको कहते हैं हिंदी में पानी का रिसाव। उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में, देखो इस सरोवर में, इस तालाब में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी। क्या थी, दोनों तरफ से थी, क्योंकि तालाब की रचना भी ऐसी लंबी थी, और ये लंबा रहने के बावजूद ये चढ़ाव उतार करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या था, सीढ़ियां थी। इस तरह से क्या थी, सीढ़ियां। तो जब आप नहा धोकर आते हैं, तो नहा धोकर आने के बाद, ऊपर आने के बाद, यहाँ पर ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, यहाँ पे बदलाव करने के लिए, और यहाँ से बाहर जाने के लिए गेट भी था। सारे नियोजन बदल तथा ये पानी बाहर न जाए इसलिए किया गया था। तिथेच राहू दे शेंगा चटणी. पानी चेंज करने के लिए, पानी चेंज करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी। पानी को चेंज करना है, अगर पानी बहुत दिन रहेगा तो खराब हो जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो उसको क्या किया गया था, उसे कम ज्यादा करने के लिए वहां पर उसकी नियोजन किया गया था। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, अभी मैंने कहा ना यहाँ पर चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ पर, ये जो तालाब है इसमें पानी कहाँ से भरा जाता था, तो कुएं से पानी भरा जाता था। हाँ, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इसको खाली भी करने के लिए यहाँ पर नाली वगैरह छोड़ दी गई थी। तो उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसका मतलब यहाँ पर डेली स्नान नहीं होता था, तो विशेष कुछ तो अवसर हो, कुछ तो प्रातविधि हो, प्रार्थना हो, या कोई महान ऐसा काम हो, तो उस वक्त इसको यहाँ पे भराया जाता था, और फिर उसको खाली भी किया जाता था उपयोग होने के बाद। तो देखो कितनी सारी ऐसी योजनाएं यहाँ पर बनाई गई थी। अब देखो जिस तरह से हड़प्पन संस्कृति में हड़प्पा नगर था, मोहनजोदड़ो नगर था, मोहनजोदड़ो नगर में हमने क्या देखा, तालाब देखा। उसी तरह से और कुछ नगर हैं, उनका नाम है सबसे पहले कालीबंगा। क्या नगर का नाम है, कालीबंगा। और आप यहाँ बाजू के प्रमाण में रेखा चित्र में देखेंगे भी, और मैं दिखाऊंगा कहाँ कौन सा स्थल है। हाँ, तो कालीबंगा और लोथल। अब देखो यहाँ पर लोथल है, ये लोथल आज के हमारे गुजरात में है। कहाँ पर है, ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शा में ये जो लोथल आपको दिख रहा है, ये आज के गुजरात में है। अगर हम देखेंगे तो अरब अरब समुद्र जो है, अरब सागर,
वो तुम्हारे लोथल के नजदीक है। देखो, अब यहाँ से लोथल था तो यहाँ पर गोदाम थे, और यहाँ पर जहाज आते जाते थे, इसको यहाँ पर बंदर था, और बंदर यहाँ पर बहुत सारे से गोदाम थे, और यहाँ पर सभी ओर से माल आता था, और यहाँ से बाहरी देश को क्या होता था, माल सप्लाई किया जाता था। देखो, कब, आज हमारे मुंबई में जो बंदर हैं वो लोथल में कब से हैं, 4700 वर्ष पहले से हैं। तो कालीबंगा हो या लोथल हो, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मालूम है ना, होम हवन के लिए किए जाते हैं, वो अग्निकुंड, यहाँ संभव यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जिसको हम गोदाम कहते हैं, जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है, अनाज को इकट्ठा किया जाता है। कोई ऐसा माहौल हो या फिर मौसम हो जब खेती न पके, तो लोगों को ये गोदाम देते थे। उसे अन्नागार भी कहा जाता है। अन्नागार। फिर देखो, यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कहाँ आ गए ये, हमारे आधुनिक पंजाब में। अभी जो पंजाब स्थित है, सॉरी, आज भी का जो पाकिस्तान स्थित है वहां के पंजाब में, देखो दिया भी वैसे ही है, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, ये हो गया पाकिस्तान का। और भारत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। क्या मिले हैं ये नगर, हड़प्पा संस्कृति के। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले। देखो कौन कौन सी चीजें मिले, मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र बनाए थे, जिनपे काले रंग के क्या थे, चित्र थे। पत्थर के बांट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सब वहां से मिले हैं। ये पत्थर के बांट पता है क्या, पत्थर के बांट यानी ते आपण तुम्ही काय म्हणता बरं त्याला, उकळ म्हणता का खलबत्ता म्हणता, खलबत्ता सर. खलबत्ता म्हणता का त्याला, खलबत्ता. म्हणतो का नाही, खलबत्त्यात घालीन तुला कुठून म्हणते का नाही, तसं खलबत्ता, उसको क्या कहा जाता है, ये पत्थर के बाट। अब देखो ये चीजें वहां पर मिलती थी। अब ये है नक्शा, पूरे हमारे मानचित्र है ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों का, जहां पर ये सिंधु संस्कृति स्थित है। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, देखो यहाँ पर ये भारत का नक्शा तो दिख रहा है बराबर, जो इस तरह से आगे जाकर ऊपर जाकर फिर इधर जाता हो बराबर। अब यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी ये सिंधु की, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इस लाइन को इस तरह से बनाया गया। तो ये जो ये हिस्सा है पूरा, ये गया पाकिस्तान में गया आज के बराबर। तो यहाँ पर ये आपको जो सिंधु नदी मिली है, उसी के किनारे आपको ये देखो, सबसे पहला ये हड़प्पन है शहर, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा बराबर। तो ये है हड़प्पन संस्कृति और ये है मोहनजोदाड़ो बराबर। ये हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदाड़ो ये कहाँ आते हैं, हमारे आज के पाकिस्तान में आते हैं बराबर। फिर ये राखारगढ़ी, कालीबंगा, हाँ, गंगेरी वाला, ये चुहंजोदड़ो, हाँ, ढोलवीरा, सुतकोदरा, ये लोथल, ये सब कहाँ पे दिखेंगे आपको, भारत में दिखेंगे। कहाँ है, भारत में। तो ये नक्शा आपको मालूम, तो ये नक्शा अगर आपको मालूम हो गया तो आपको पूछे गए सवाल ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे। ये है महान स्नान ग्रह, दिखाई दे रहा है, हाँ, कौन इसका क्या क्या दिख रहा है। अभी जो मैंने बताया था, ये महान स्नान ग्रह कहाँ का चित्र है, कौन से शहर में था, मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो में था, एकदम सही है। अब मैंने बताया था इसमें उतरने के लिए तालाब में हाँ, सीढ़ियाँ. यहाँ पर सीढ़ियां हैं, कहा था कि नहीं, हाँ, ये सीढ़ियां हाँ सर. सीढ़ियां दिख रही है, देखो, इसको उतरने के लिए इधर से भी सीढ़ियां हैं और इस बाजू से भी सीढ़ियां हैं, ये देखो, ओके। तो यहाँ से इस बाजू से भी सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए, तथा
ये खुदाई करते वक्त का नीचे ऊपरी हिस्सा हुआ है। वैसे तो ये समांतर इसी तरह से है। जब ये इतना पूरा पानी से भरा जाएगा तो देखो यहाँ पर बैठने के लिए कुछ सीट्स हैं, बराबर। ये देखो, इस पर बैठकर आप पानी बह सकते हैं, अंदर जाने के लिए, करने के लिए कुछ कर सकते हैं। जब इसमें से आप नहाकर बाहर आते हैं तो ये देखो बाजू में कुछ दीवारें दिख रही है ना, ये दीवारों का कट है। यहाँ पे कमरे थे, ये इस कमरे में आप क्या कर सकते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये महान चेंज करो। था, यानी कुछ शाही लोगों के लिए था, ऐसे समझ में आता है। ऐसे पुरातत्व विद्वानों ने कहा है कि ये खास वक्त, खास ही मौके पर इसको ओपन किया जाता था। अब ये हो गया महान स्नान गृह मोहनजोदाड़ो का। अब इस नगरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, देखो ये जो है ना, ये देखो किस तरह से बांध रहे हैं, देख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है। ये चित्र में क्या विशेषता है कि ये इसका सिंचाव किया जा रहा है, हा? और ये ईंटें एक से एक रख कर इसको इस तरह से बांध दिया जा रहा है, हजारों साल तक ये दीवारें नहीं गिर रही हैं, हजारों साल तक। और हम कल कल अगर हम बांधकाम कर देते हैं तो दूसरे दिन हमारी बांधकाम गिर जाती है। बहुत सारे महंगे 9-9 10-10 करोड़ रुपए खर्चा कर कर हम पुल बनाते हैं, उद्घाटन करते वक्त ही गिर जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे पुल था। ये तो 4700 साल पुराना था। कितनी इसमें काम करके मेहनत से बनाया होगा। तो अभी हमें देखना है कि ये जो शहर थे इनमें सड़क कैसी थी, नाले कैसे थे, और यहाँ के भवन कैसे थे। तो भवन, नाले और सड़कों की हम मालूमात लेते हैं। तो इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। आमच्याकडे 10-10 मंजिली इमारती आहेत, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिली थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर का जो आंगन है वो आंगन बीच में रहेगा, और जो घर का आंगन बीच में, और फिर इस आंगन के चारों ओर कमरे थे। देखो आपने पुराने कुछ मकान वगैरह देखे हैं, वाडा 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 वाडा, हा करेक्ट, वाड्याची रचना अशी असायची आहे की नाही। म्हणजे काय व्हायचं, घरात सगळे जायचे आणि ह्या घरातून सगळे बाहेर कुठे यायचं, या बरोबर अंगणात. येऊन मग रात्रीचं जेवण असेल, गप्पा टप्पा असेल, बसणं झोपणं, किंवा इतर काही काम असतील तर तशी व्हायची। देखो ये लगभग इतने साल पुरानों का बात थी। आंगन में कमरे, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान गृह होता था। अधिकांश घरों में क्या था, अलग स्नान गृह, सेपरेट, ठीक है नहीं, मास्टर बेडरूम की तरह। और कुछ कमरों में कुएं भी होते थे। यहाँ पर आपको घर में कुआं देखने मिलेगा, तो आपको बाहर नहीं जाना था, हर एक घर में कुआं देखने मिलेगा आपको। यहाँ के हर एक घर में कुआं देखने मिलेगा, हर एक घर में आपको स्नानगृह अलग सा देखने मिलेगा। काही नगरों में ढके हुए नाले, बघा आमच्याकडे भारत स्वतंत्र होऊन कित्येक वर्ष झाली, अजूनही गटारीत रस्ता आहे का रस्त्यात गटर आहे कळत नाही, अजूनही कितने गटारी ओपन है, और उस गटारों में बहुत सारे लोग गिरकर पड़ चुके हैं और मर भी चुके हैं। लेकिन उस वक्त वहां पर जो गटारी थी 4700 वर्ष पहले, उन गटारों को ढका गया था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, वो भी सीधी लाइन में, टेढ़ी तिरछी नहीं। हर नाली में हलकी ढलान होती थी, म्हणजे उतार होता, पाणी जात होतं। आमची गटारी आहेत पण तुंबतात, का तुंबतात तर त्याला ढाळत नाही, त्याला हल्का सा ढलान नहीं है, और ढलान नहीं होने की वजह से पानी रुक जाता है। पानी रुकता है तो रोगराई बढ़ती है, ढांस आते हैं, है ना। तो अक्सर होता है ऐसा। यहाँ पर उस बात को ध्यान रखा गया था, पानी आसानी से बाहर जा सके, इसका ध्यान दिया गया था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था। देखो, घर की नाली फिर सड़क की नाली, यानी मानो आपका घर ये है और यहाँ से आपकी घर की नाली, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, और इन सब घरों की नाली मेन लाइन नाली से जोड़ा गया, और मेन नाली को गांव के बाहर निकाला गया। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। बघा अभी भी हमारे यहाँ मेन होल है, तब भी मेन होल थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर
नाले और सड़कों को घर नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ना कि अलग अलग। तो ये जो सड़कें थी, ये जो सब कुछ नगर की रचनाएं थी, एकदम योजनाबद्ध थी और उसी तरह से उसको बनाया गया था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में नहीं, वो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ कि नगर की रचना किस तरह से थी, थोड़ा डायग्राम बनाकर, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपने तो बच्चों को पढ़ाया होगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये क्या है? थोडस स्क्रीन मोठं होईल का सर? तुमच्या बाजूच्या स्लाइड पण दिसत आहेत. कुठल्या इकडल्या बाजूच्या का? हो हो, इकडची स्क्रीन एक मिनिट आम्ही पाहतो. रोज जशी स्क्रीन मोठी दिसते ना तशी दिसत नाही आज थोडस. हो का? हो. आता हा आता आली. ओके सर. ओके. ओके सर. आता झालं? टूलबार दिसतात सर, वरचे टूलबार दिसतात सर. टूलबार दिसतील सर आता ते, कारण याला पीडीएफ आहे नाही, याला ओपन ओके. केलंय आपण, त्याच्यामुळे ते दिसणार तुम्हाला टूलबार. असू दे, ओके. ऍडजस्ट करून घ्या. हं? घेता ना ऍडजस्ट करून? ओके सर, नो हो सर, हो प्रॉब्लेम. ओके. अब माइक बंद करो जिसका चालू है। आप देखेंगे नगरीय जीवन किस तरह का था। आप देखो, मैं थोड़ी एक गहरी तरीके से इसको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि यहाँ की नगर रचनाएं कैसी थी। थोड़ा यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? ये सब मान लो कि नगर रचनाएं, देखो नगर रचनाएं जो थी, सबसे पहिले इसको तट बांधा गया था, ज्याला आपण वॉल कंपाऊंड म्हणतो. तर पहिलंच गावाला काय होतं, तटरक्षक ऐसे भिंत दीवार बनाई गई थी, जिससे बीच में मेन गेट था। ये रात के वक्त बंद किया जाता था, तो गांव में प्रवेश ही नहीं होता था। आपने कहा कि इसमें निचले 2 हिस्से थे, तो ये जो नगर का ऊपरी हिस्सा था और ये नगर का निचला हिस्सा था। ऊपरी हिस्से में जाने के लिए यहाँ भी एक गेट था, ये बगैर परमिशन के खुलता नहीं था। यहाँ पर असर में बड़े लोग रहते थे, बड़े लोग जैसे कि मतलब जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार करने वाला, वो यहाँ पर रहा करता था। अब यहाँ की जो नगर रचनाएं थी, इन नगर रचनाओं में सभी घर एक लाइन में बंधे हुए थे, हाँ? और सभी के जो घरों के दरवाजे थे, सभी के घरों के जो दरवाजे थे, ये मेन जो रोड लाइन है, वो मेन रोड लाइन की ओर कभी नहीं थे। देखो, जो घर के दरवाजे मेन रोड लाइन की ओर नहीं थे, तो इनके घर जो थे, बीच में वाली जो गली होती है ना, दोनों घर के बीच में, तो उधर खुलती थी और वहां से लोग आते थे और ये मेन रोड को मिलते थे। अभी ये जो रोड थे, ये पूरे काटकोण त्रिकोण में थे और एक दूसरे से जुड़ते थे, बराबर। आप देखो, जितने भी गांव में यहाँ पर घर हैं, तो ये घर क्या हो गए, इस रास्ते से जुड़ गए। हर एक रास्ते में कोने में स्ट्रीट लाइट थी, गटार थी, मेन गटार, उन गटारें पूरी ढकी हुई थी। घर की छोटी छोटी नाली मेन नालियों को आकर मिलती थी और मेन नाली कहाँ जा रही है, गांव के बाहर जा रही है। हर नाली का जो बांधकाम था या फिर उसका रिसाव था, वो पूरा पक्की ईंटों से बनाया गया था और हर नाली को ढका गया था। और जरूरत पड़ने पर उसका क्या किया गया था, तो वहां पर मेन होल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वो देखभाल करे। तो घरों की रचना, घरों में घर के बराबर बीच में मैदान और फिर मैदान के बाजू में घर, हर एक घर में कुआं और हर एक घर में अलग सा स्नानगृह है। हड़प्पा संस्कृति का जब उत्खनन हुआ, तो हमें ये भी देखने मिला, ये चीजें भी देखने मिली कि कहीं कहीं घरों में शव को, यानी जब इंसान मृत्यु होता है तो उसको वहीं पे दफन किया गया है। देखो, और जब दफन किया गया था, तो उसके साथ उसकी जो पसंदीदा चीजें थी, उसको भी दफन किया गया था। जैसे कि अगर उसको पसंदीदा उसका चीज कुत्ता है, तो भी उसको कुत्ते को उसके साथ दफन किया गया था। उसकी चीजें कुछ मन का या फिर कुछ खिलौने, कोई भी चीज हो उसकी पसंदीदा हो, तो उसके बराबर उसको दफन किया गया था। अब यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सों में कंपल्सरी हर गांव में जो ऊपरी हिस्से में
स्मशान भूमि थी। क्या थी? स्मशान भूमि, जहां पर दहन भूमि कहा जाता है। कहीं पे दहन भूमि देखने मिली है, तो कहीं पर दफन भूमी भी देखने मिली आहे. दफन म्हणजे पुरणे आणि दहन भूमी म्हणजे जाळणे. हाँ, तो ये दोनों भी कहीं कहीं देखने उन्हें मिला है. और कुआं होना, और जहां पर स्मशान भूमि है उसके बाजू में कुआं, जिससे वो हाथ टांग धो ले, इसकी भी सुविधा वहां पर बहुत सारी जगह पे देखने मिली है. तो ऐसी नगर रचना इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाई थी, जो आज के लोगों को आदर्श बना देती है. तो हड़प्पा नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, क्योंकि बड़ा शहर था. हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो बांधकाम इंजीनियर वगैरह. ये संभव था कि यहाँ के शासक थे, क्योंकि अभी उचली हिस्सा जो था ऊपरी वाला, तो वहां पर मैंने कहा ना कि किसी को भी एंट्री नहीं थी. तो यहाँ के शासक थे. अब यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे. शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे. देखो, ये लोग किस किस को लगते थे साथ में? सोना चांदी. सोना चांदी तब भी था, तब भी लोगों को सोने और चांदी के बारे में एक क्यूरियोसिटी थी, उसको लेना, उसको पहनना तब से था. तो आज तो उससे ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए आज सोने चांदी का भाव क्या है? आसमान छू रहा है, फिर भी हम उसको पहनते हैं. इस नगरों में लिपिक भी होते थे. लिपिक का मतलब, लिपिक किसको कहेंगे? क्लर्क। हाँ, देख पा, अकाउंटंट. पर लिखते थे. इस पर लिखते थे लिपिक, मोहरों पर. मोहर मतलब पता है मोहर किसको कहेंगे? त्याचं पीस मोरचं पिसाने सर. अरे बाबा, मोहर बोल रहा हूँ मैं. मोहर किसे? मोहरे मोहरे जी. मोहरे कॉइन म्हणजे कॉइन सर. देणं नाही. Coin. कॉइन्स सर, कॉइन्स. कॉइन, जिसको हिंदी में सिक्का कहा जाता है. हाँ? और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है, जो हमें नहीं मिला. हाँ? जो बची है उसे हमें पता चला कि इस पे वो शायद लिखते होंगे. ठीक है, अगला है. इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, देखो और कौन कौन रहता था. इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे. लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तू लाते थे. आता हे कसं कळलं तुम्हाला की लोग इथले लांब लांब जात असतील? ते कळलं जब उत्खनन किया गया था, तो दूसरे गांव के, दूसरे देश के कुछ चीजें यहाँ मिलती हैं और यहाँ की चीजें उधर मिलती हैं. तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि लोग इधर आते हैं, यहाँ की लेन देन होती है, क्योंकि तब पैसों से व्यवहार नहीं होता था, वस्तु से लेन देन होती थी. हाँ, अगर आपको चावल चाहिए तो आपके पास जो गेहूं है वो देना है और चावल लेके जानी है. वैसे अन्य वस्तुओं से लेन देन होती थी. साथ ही लाते थे. और सुदूर देशों की किस्से, कहानियां, है ना. मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिससे बच्चे खेलते होंगे. मिट्टी से बने बहुत सारे खिलौने हमें देखने मिली है, जैसे बैलगाड़ी वगैरह जो होती है, वो चीजें हमें देखने मिली है. ये देखो, आपको जो दिख रहा है यहाँ इस पिक्चर में, ये है कुआं. है क्या है? कुआं, जो घरों में बंधा था, और यहाँ पर लोग इसमें से पानी निकालते होंगे. और पानी निकाल कर, ये भी एक रूम में थी, और यहाँ से दूसरे रूम में जाकर नहाना है, पानी से उस खाना बनाना है, धोना है, इन सब चीजों का इस्तेमाल देखो कितने बारकाई से किया गया था. सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर. कहाँ दिखाई दे रही है मुहर? दिख रही है आपको? ये है मुहर. कहाँ पर है? ये मुहर है, दिखी आपको अभी? दिखी कि नहीं? यस सर. दिखे गए? Yes, sir. है ना, जगह पर हैं कि चले गए? है सर. हाँ. Yes, sir. हाँ, और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला,
ये पिक्चर है मोहनजोदाड़ो का। और ये क्या है, मोहनजोदाड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला, बराबर। और एक जो ऊपर दिख रहा है ये कुआं है बाई, और ये हड़प्पा की मोहर है। इस मोहर के ऊपर देखो चिन्ह एक खास लिपि में है जो आज तक हम पढ़ नहीं पाए। हाँ, आज तक हम पढ़ नहीं पाए। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। क्या है, ये भाषा ही समझ में नहीं आई, इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन इसे पढ़ नहीं पाए। अभी तक बोल रहा हूं मैं, अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए। और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, एक श्रृंगी गेंडा है ये, एक श्रृंगी गेंडा। और ये यहाँ का देवता वगैरह माना जाता था। देखो, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है ना, तो उसमें भी ये दिखाया गया है। देखो यही चित्र है वो, और यही एक ही सिंह है उसको, वो एक आकर्षक बना है। देखो, और ये जो दूसरे चित्र में, ये चित्र में जो आपको दिख रहा है, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। कौन सी मिट्टी के? पक्के, कच्ची नहीं। तो पक्की होने की वजह से बच्चे इसको खिलौने के साथ खेलते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। थोड़ी बड़ी आदमी खेलेंगे इसको, छोटे ये बच्चे खेलेंगे ना। यस सर। हाँ। अब नगर, और ये देखो आपको साथ ऊपर में पत्थर भी दिख रहा है। हाँ, ये पत्थर के बांट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। हाँ? इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया। बांट का मतलब देखो यहाँ पर क्या क्या है, बांटों को बनाया, वजन वगैरह तोलने को। बांट का मतलब वजन वगैरह तोलते हैं ना हम। हाँ, हमने तब कहा था बाट का मतलब वो क्या बना है, कलबत्ता। वो कलबत्ता नहीं है यार, बाट यस को सर। बनाना वजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। हाँ। अब देखो, मध्य में आपको बाएं मन के, है ना, ये मध्य में आपको बाएं मन के, इससे कई कॉर्निनियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये जो आपको दिख रहे हैं इधर बाजू साइड में, ये वाले, ये क्या है, धारदार पत्थर है, फलक है। और नीचे दाई ओर कढ़ाईदार वस्त्र, नीचे दाई ओर कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, ये वाली, है ना, पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहनने पहनने दिखाया गया था। ये कढ़ाईदार जो अलग अलग चीज से बनाई है, तो वो वस्त्र पहनने वाला पुरुष दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखो अभी इसको हम देखेंगे। अब कुछ चीजें देखेंगे जो हड़प्पा संस्कृति में मिली है, जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जो भी चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी गई हैं। और एक यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन बताता हूँ, आईएमपी क्वेश्चन बताता हूँ, आप मुझे देखो। इनमें कौन कौन से धातुओं के नाम है, देखो, तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है कि नहीं है? हाँ। है। सोना और चांदी महंगा है। लोहा, लोहा बहुत कैसा है? सस्ता है, सस्ता। सस्ता है। हाँ, लोहा जो सस्ता है वो, इसमें नाम क्यों नहीं लिया गया होगा लोहे का, सस्ता है बोल करके? सोचो। वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। करेक्ट, यहाँ पर लोहे इस धातु का पता ही नहीं था। आपको पता है कि लोहे का धातु का इस्तेमाल कब किया गया, उसका शोध कब लगा होगा फिर? कब है पता है? सोचो सोचो, आईएमपी क्वेश्चन बनाया मैंने, इसीलिए तो बनाया।
अब आईएमपी क्या है कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन संस्कृति में नहीं था। वो है लोहा। बाकी के तो सब रहेंगे, बाकी के तो सब रहेंगे, तांबा रहेगा, कांसा रहेगा, हाँ, ये सोना रहेगा, चांदी रहेगा, ये धातु तो रहेंगे, लेकिन लोहा नहीं रहेगा। लोहा वैदिक काल में था। कब था? वैदिक काल में। और इसीलिए वो वैदिक काल में बैलों को जोतकर खेती किया करते थे। और खेती जब किया करते थे, त्याला आपण मराठीमध्ये नांगर म्हणतो, है ना। वो खेती करने के साथ जब वो हल चलाते थे, वो हल चलाने के बाद जो पीछे रेखाएं निकलती थी उनको सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता ना, हिंदी मधले शब्द हा। कसं? आता तुम्ही बैलाने नांगरले, नांगरल्यानंतर असं जमीन उकरली जाते ना, या उकरलेल्या जमिनीला किंवा अशा रेषा पडलेल्या भागांना काय म्हणत होते ते? सीता. क्या कहा जात होता? सीता. येते का आवाज? होय तर नाही तर म्हणा, का गेले? हो क्या बोलते थे सर, नहीं सुनाई दिया, क्या बोलते थे? येतंय. चल बसे क्या? सीता चल बसे क्या? सीता हैं क्या चल बसे? है सर। सर हाँ, आवाज ही नहीं आ रही ना। नहीं, आप ही आंसर बता रहे हैं इसलिए चुप बैठे। पूछ रहा हूं तो नहीं आ रहा है, फिर मैं ही बताऊंगा ना। यार, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोन्याच्या ताटामध्ये बसून जेवत होते पहा, म्हणजे सोनं किती मुबलक प्रमाणात असेल, है की नहीं? अब हो हमारे सोने के बर्तन है हमारे पास, लेकिन कहाँ पर है वो? हमारे पास भी सोने और चांदी के बर्तन है, लेकिन कहाँ है? तिजोरी में, हाँ, तिजोरी मध्ये। हाँ, अलमारी में है। क्यों? वो लोग सोने चांदी के बर्तन में खाते थे। हाँ, तो कितना सोना और ये चांदी कॉमन होगा देखो, है ना। और आज हमारे सोने चांदी के बर्तन अलमारी में है, खाना नहीं खाते, दिखने के लिए है खाली। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक। बाट कहाँ पर है? ये वाला बाट है जो दिख रहा है आपको, ये बाट है। मन के और फलक, ये है फलक। हाँ, ये उस वक्त मिले थे, वो सब में वस्तुओं में से आकर्षक वस्तुएं। आगे जाएंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब ये जो मोहरें थी, जो हमने यहाँ पर देखा है मोहर, कहाँ पर है मोहर? ये वाली है ना, ये वाली मोहर थी। कभी भी याद रखो, इस मोहर पर लिखा हुआ है, इसको अभी भी नहीं पढ़ा गया है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, आईएमपी क्वेश्चन है ये। इस पर की जी भाषा सर। भी पढ़ाया गया नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, जो लिखी हुई जो भाषा है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, पूछते हैं। तो वो पढ़ी नहीं गई तो भाषा कहाँ से मिली? हाँ। और ये एक श्रृंगी गेंडा है, उसका किसका चित्र है पूछेंगे, एक श्रृंगी गेंडा है कि नहीं, या फिर एक सिंग वाला जानवर। गेंडे का नाम नहीं लेंगे तो एक सिंगी जानवर है। ओके। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 साल पहले, हाँ, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देता है। यानी उस वक्त लोग सूत कताई घर में ही करते थे, इससे हमें पता चलता है। इससे इसमें से अधिक वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। इसका मतलब वो जो यहाँ के जो वस्तुएं हैं वो पूरे विशेषज्ञों ने बनाए हैं। विशेषज्ञ किसे कहेंगे? जो प्रशिक्षण लेकर उसको बनाता है।
जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोरों पर पिचकारी करना आदि बातें ये सब है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष तज्ञ मूर्तिकार ही काम हो सकता है, बाकी किसी का नहीं होता है। ये जो देख रहे हैं ना पुतला आप, ये पुतले पर जो बनाई गई नक्शी काम है, ये मामूली लोगों का काम है क्या? इस पे ये जो नक्शी काम किया गया है ये वाला, ये दाढ़ी भी कितनी अच्छी तरह से कोरी है देखो। अभी हमें भी नहीं आती है ना इतना, हम भी अगर ऐसे कोई पुतला बनाएंगे तो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, ऐसे उनको कहना है। अब इससे भी हम एक्यूरेट से बारी बनाते हैं, है ना, अभी की जो टेक्निक है उससे बेहतरीन है। लेकिन उस वक्त 7,000 साल पहले, 4,700 पहले ये बनाया गया जो मूर्ति है, ये बनाना उतना आसान नहीं था जितना इन्होंने अच्छी तरह से बनाया है। तो ये बनाने के लिए एक तो प्रशिक्षण खास लोगों ने बनाया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो वो कौन थे क्या थे हमें पता नहीं लगा, कैसे लगेगा उस वक्त बताने वाला कौन था क्या था। देखो अभी ये जो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ये है फेयांस। ये क्या है? फेयांस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, पत्थर और शंख। लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या प्लास्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयांस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखो तो ये फेयांस है और ये तब बनाया गया था। अब ये जो लोग हैं, ये जो मटेरियल बनाया है, ये किया है, इसके लिए कच्चा माल भी लगता होगा ना, तो फिर वो कहाँ से लाते थे? तो कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पाद करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इससे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहते हैं। पहले का कच्चा माल किसको कहा जाता है? अभी भी हम कहते हैं ना कच्चा माल, जिसको प्रोसेस करने के पूर्व वो नैसर्गिक रहता है उसे हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि किसानों के पास जो पका हुआ माल रहता है कपास, तो कपास कच्चा है। कपास से बना हुआ माल पक्का होगा। क्या बनता है कपास से? क्या बनता है? कपड़े बनते हैं। वेरी नाइस। जब इस कपास पर कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है तो वो पक्का माल हो जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, यानी कई चीजें होती ना वही के गांव में मिलती थी हड़प्पा में। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ नहीं मिलता था, बाहर से आयात करते थे। और यहाँ पे जो लोहा दिया है, इसका लोहे का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। इसीलिए ये राखालदार बैनर्जी या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको लोहा इनको पता नहीं था ऐसे देखने में मिलेगा। लोहा हड़प्पा संस्कृति के लोगों को पता ही नहीं था ऐसे देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनने लोहे का जिक्र किया है। लेकिन ये भी तो था, तो यहाँ से नहीं मिलता था, वो बाहर से हम मंगाते थे। लेकिन लोहे का इस्तेमाल बहुत ही कम तौर पे किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। देखो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि
तांबा कहाँ से आयात करते थे, ये कहाँ से आयात करते थे, वो कहाँ से आयात, तो आप इसका युग्म बना सकते हैं। तांबे का आयात कहाँ से होता था, राजस्थान से। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश में ओमान जो था, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यानी तांबा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तांबे का आयात राजस्थान पश्चिम से एशिया। और ओमान से भी हो रहा है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से किया जाता है। देखो टीन का जो आयात है वो कहाँ से किया जाता था, टीन का ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान। किस का, टीन का। तीन का, तीन टीन धातु। का सर, टीन का। हाँ, सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, सोने का आयात, आधुनिक कर्नाटक। कर्नाटक, हाँ, आधुनिक कर्नाटक और कर्नाटक से किया जाता बहु- है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात, बहुमूल्य जो पत्थर थे उनका आयात गुजरात, ईरान और ईरान और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान। किया जाता था। तो ये चीजें हमें देखनी है और ये महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर मेन पॉइंट है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट बना लो, कौन सी चीजें कहाँ मिलती हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आता है। इसको मैंने और थोड़ा बड़ा किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट बनवा लो। बनवा लिया तो कहो। यस सर। हो गया, हो गया। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। पहला चित्र है ये वाला, हाँ, ये वाला पहला चित्र है, ये वाला दूसरा चित्र है, तथा तीसरा चित्र है, क्या देखेंगे, तीसरा चित्र ये है। ये कौन सा चित्र है, अब देखो इनकी नाम भी दिए हैं, कौन सा चित्र क्या कह रहा है, देखो। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लिया जाता था, ले जाया जाता था, इधर से उधर, उधर से इधर। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ये पहला चित्र क्या है, खिलौना है, ये दूसरा क्या है, मुहर है। इसके पहले भी हमने मुहर देखा था, कौन सी वाली मुहर, ये देखो, ये कैसी जो कैसे आकार की है, आकार कैसा है इसका, स्क्वायर, चौकोन। चौकोर है। हाँ, अब इसका चौकोर। आकार कैसा है, आयत। आयत है, बराबर। तो यस। चित्रों को देखो और समझ में आएगा। पहला चित्र है खिलौने का, दूसरा चित्र है मुहर का। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, यातायात म्हणजे इकडून तिकडे जाण्यासाठी, त्याला आपण बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। यस, बैलगाड़ी। दिखाया गया है तो उसका ही है, जो चित्र दिखाया गया है उसका ही। पिछले अध्याय मैंने क्या तुमको चलो आता, बच्चों को खिलौना, हल, आ, आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। हड़प्पा में प्रथा थी कि नहीं, हमें पता नहीं। अब देखो, नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन, अभी काय खाणार हे लोक, काय खात असतील बरं, मासे, झिंगे, असं होतं का काय, तर बघूया हे लोक शाकाहारी होते की मांसाहारी होते, हे पण बघूया। हे लोग जानवर को पालते थे, फिर क्या वो खाते थे, वो भी देखेंगे। हाँ, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। सभी लोग नगरों में ही रहते थे ऐसे नहीं, आज जैसे ग्रामीण इलाकों में, देहातों में लोग रहते हैं, वैसे भी उस समय लोग गांव में रहते थे। अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे, चरवाहे म्हणजे, चरवाहा का मतलब, गाया चारणारा, हाँ, गाया चरवाहा म्हशी। का मतलब चराने वाला, गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी, उनको चराने वाला। किसान यानी जो हल जोतता है, खेती उगाता है, उसको किसान कहते हैं। शेतकरी। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग देखो क्या खाते थे। म्हणजे कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हें कैसे पता था सर
4700 साल पुरानी बात है, तो तुम्हें कैसा मालूम? तो वहां पर जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता चलता है कि वहां के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और सरसों उगाते थे। आपको पता है क्या, जब भी एकाध धान या फिर वस्तू अ, कब टिकती है पता है क्या? हा, आता मला सांगा, गहू जास्त दिवस टिकतो का? टिकतो का? आपल्या घरातला गहू 2 दिवस जास्त येतात नाही. किंवा किडे लागतात. नाही टिकत. किडे नाही लागतात. टिकत. नाही सर. मग किडे होतात सर. 4700 वर्षापूर्वी यांचा गहू टिकून कसा बरं राहिला? विचार करा, कारण सोचा. धान्य भांडार केलते की सर त्यांनी. ते सर मोठ्या माठासारखं असतं बघा सर, धान्य भरायचं हा. जमिनीच्या खाली, आणि एक गुफा कोठा. गोदाम गोदाम हा. गोदाम पण गोदाम. असतो, पण भरण्यासाठी एक ड्रम सारखा नहीं मोठा. जनाब, मैं क्या हाँ। बता रहा हूँ, सुनो, तुम कितने पिओ भी पिओ आदमी, पिओ हाँ, पिओ म्हणतात त्याला, पिओ धान्य साठवायला हो आपल्याकडे. हो बरोबर आहे सर, पण माझा प्रश्न काय पहा, आपण आपल्या घरामध्ये गहू हे करतो बरोबर, वापरतो की नाही? आपला वापरतो. गहू किती दिवस टिकतो सर? 6 महिने वर्ष. दोन आणि वर्ष. खूप सर झालं, मैं बोलूं? वर्ष झालं, 2 वर्षांनी ते तुम्हाला गहू पीठ झालेला मिळेल, बरोबर का हो. नाही? पेढे मग होतात. किती, मग माझा एकच प्रश्न आहे, 4700 वर्षापूर्वी गहू कसा काय टिकून राहिला असेल बरं? सर वो कारण भुना हुआ अनाज होगा, भुना करून हुआ, हाँ? हाँ? वो अनाज भुना हॅलो हुआ होगा, वो अनाज, भुना हुआ, यस यस, रोस्टेड राइट रोस्टेड। आंसर, करेक्ट। कोई भी चीज को भुना या फिर जला हुआ है तो उसका अवशेष जैसे कि वैसे रहता है, ये करेक्ट आंसर है, और ये एक स्त्री ही बता सकती है। वो उन्होंने बता दिया, बहुत बेहतरीन तरीका था। कोई भी चीज जो होती है वो जलने के बाद या भुनने के बाद ही अच्छी रहती है, और वहां हमने जब उत्खनन किया तो वहां के जो इतिहासकार थे उनको वो चीज मिली, ये गेहूं, ज्वार, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सभी चीजें ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन कैसे पता लगा? तो इनके इन अनाजों के अवशेष मिले, क्योंकि ये जले भुने हुए थे आधे अधूरे, उसी से हमने पता लगा दिया कि वहां के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आपके लिए मैं एक बता देता हूं कि एक शहर है जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। ये ऐसा शहर था जो हमने देखा, देखो ये शहर नाम मैं आपको दिखा देता हूँ नकाशे पर। तो ये मानचित्र है, जिसको मानचित्र को नकाशा कहा है। ये है हड़प्पा संस्कृति, और ये है मोहनजोदाड़ो। इसको कलर में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। आपको ये हड़प्पा दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है रावी नदी के किनारे, है ना, और इधर से गई है सिंधु नदी, और रावी नदी आकर मिल रही है सिंधु को ही, तो उसको सिंधु ही नदी कहा गया है, बराबर। अब देखो यहाँ जैसे कि ये सिंधु नदी दिख रही है, इसके बगल में, ये नदी के बगल में ही पॉइंट दिया गया है, और ये नाम है मोहनजोदाड़ो का, बराबर। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। क्या कहा गया? मृतकों का टीला, म्हणजे मृत्यूची एक टिकड़ी। कारण क्यों कहा गया? तो यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो इसका उत्खनन हमने 7 बार किया, म्हणजे 7 मजली, म्हणजे 7 वेळा उत्खनन केलं, तर एकाखाली एक असं निघतच गेलं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सारे लोग, क्या हुआ, जिस जगह ये शहर बसा हुआ था, ये बसा हुआ था सिंधु नदी के तट पे, तो लोगों को उस वक्त मालूम नहीं था कि नदी को बाढ़ आती है, बाढ़ आने पर पानी घर में घुस जाता है वगैरह वगैरह। तो नदी को बाढ़ आने के बाद ये गांव पूरा क्या पूरा पानी में धस जाता था, और ऊपर गाल आने के बाद वो गड़ जाता था, और फिर लोग उसी के ऊपर नए घर बनाते थे। ऐसे 7 बार हुआ है। कितने बार हुआ? 7 बार। 7 लेयर है ये। कितने लेयर है? 7 लेयर। फिर मुझे बताओ, 7 लेयर होने के बावजूद फिर ऐसी कौन सी चीज इसको मिली कि इसके ऊपर से इसने कहा कि यहाँ के लोग जो गेहूं,
हाँ, सरसों उगाते थे, क्योंकि वो बचे इसलिए क्योंकि वो जले भुने हुए थे। मैंने 2 आपको ऑप्शन दिए। एक तो मैंने यहाँ पर बता दिया, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार भी था और सबसे बड़ा तालाब भी था। अन्नागार में हम अन्न को रखते हैं, तो उस वक्त भी अन्न के वो चींटे मिली, वो वहां के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चलो, अभी हमारे पास सिर्फ 12-13 मिनट बचे हैं। अभी उसके बाद मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा, तो उसके पहले से खत्म करते हैं। एक ही पॉइंट रह गया है। तो जमीन की जुताई यानी नांगर, हाँ, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी उस वक्त। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बने हुए थे। ये लोखंडाचे होते का हो? म्हणलं का नहीं, उस वक्त के लोगों को लोहे का इस्तेमाल पता नहीं था, इसीलिए वो किसका ये इस्तेमाल करते थे? लकड़ी के हल का। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हल है लकड़ी का। हाँ, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पडणे पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जसे की तुम्ही आता शेततळ बनवता पहा, एका जागी पाणी गोळा करायचं आणि मग तिथून पाणी बाहेर काढून शेताला द्यायचं। उसी तरह की सिंचाई की गई होगी। होगी ना, सब संभवता है। तो तब तब की बात है वो। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये नाम याद रखो, गाय, भैंस और भेड़, बकरियां, क्योंकि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से जानवर पालते नहीं थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। मवेशियां का मतलब पता है ना? मवेशियों, जानवर, भेड़ बकरी पालने वाले। हाँ पशुपालन करणारा, हाँ, पशुपालन करणारा। मवेशियों को भैंस, बकरी, भेड़ी इनका भी कहा जाता है। तो वो चरवाहा भी हो सकता है। और ये मवेशियों के साथ वो मवेशी के झुंड, चारनारा मवेशी यानी जानवर सर, हाँ, मवेशी यानी चारनारा जानवर। नवा मवेशी। मवेशी को भैंस भैंस प्राण्यांचं झुंड म्हण. हाँ, तो उनके झुंड को कहा जाता है। तो लिया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये लोग कैसे थे? मांसाहारी थे कि शुद्ध शाकाहारी थे? मांसाहारी थे। मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे सर. हाँ, दोनों भी थे वो। प्राणीला पकडायला लागले तर हाँ, काय झालं? काय नाही सर, कारण ते जेवढं प्राणीचं वगैरे शिकार करते म्हणून ते मांसाहारी असतील असं डाऊट. हा, मग याचा अर्थ होतेच असं नाही ना, खातीलच असं. मग काय शिकार करून का घरात नेऊन अडकून ठेवतात का? शिकार किस लिए करते हैं? खाने के लिए की जाती थी ना। हाँ, तो इसका मतलब वो शिकार करते हैं तो खाते भी होंगे। मछलियां पकड़ते थे क्योंकि तालाब के किनारे, नदी के किनारे ही रहते थे, है कि नहीं? बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तब भी लोगों को हिरन पर नजर थी, आज भी लोगों की हिरन पे ही नजर है। देखो क्या बात है। और हिरन की वजह से क्या क्या हुआ आपको पता है? अब देखो, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। सबसे महत्वपूर्ण, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अभी हड़प्पा कालीन जो नगर थे, कौन कौन से थे? गुजरात में कौन कौन से थे? तो देखो, अभी कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलवीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलवीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनी गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था
जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जुड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तु पर पाए गए, लेकिन यहाँ धोलवीरा में अलग दिखाई गया। जैसे कि देखो अभी यहाँ भी आपको देखने मिलता है, ये है नदियों की खाड़ी है। देखो यहाँ पर ही लिखा है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। लोथल शहर कहाँ बसा है? देखो गुजरात में है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की एक उपनदी है, किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिलती है। मुहरबंद, गीली मिट्टी पर किसी चीज को दबाया जाए तो उसकी जो छाप मिलती है तो उसे सील कहा जाता है या फिर मुहरबंदी कहा जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि इन लोगों ने किस तरह से एक कृत्रिम बंदर बनाया था। लोथल का यह बंदरगाह है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा और यहाँ पर बहुत सारे से गोदाम भी थे और गोदामों को आग लगी होगी, ऐसा भी एक अनुमान लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जले भुने चीजें मिली हैं, जैसे कि गेहूं, चावल वगैरह। तो ये जले भुने मिली है, इसका मतलब इन गोदामों को आग भी लगी होगी, ऐसे संभवतः कहा गया है। अब देखो आगे जाएंगे, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। तो वो वहां पर जो मनके बनाने का काम होता था वो दिखा है। अब आप देख रहे हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहा जाता है। देखो किस तरह से ये मुहरबंदी करने का एक पत्थर है। मुहरों का प्रयोग सामान भरे उन डब्बों या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। आपण पण सील करतो का नाही? आपण पेपर जास्तीत जास्त पेपर सील करतो, है की नाही? तसंच तुम्ही जर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर बघत असाल तर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मध्ये प्रत्येक वस्तूला सील केलं जातं और उसको सील किया जाता है। सील, सील में मोहर रहती है और वो लाख से बंद किया जाता है। देखो ये लोग भी उसी तरह से करते हैं। मोहर का प्रयोग ये सामान डिब्बों को बंद करने और बंद करके उसको चिन्हित करने के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उन्हें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर वो छेड़छाड़ हुई है तो टूटा फूटा मिलता था। तो आज भी हम इसका उपयोग करते हैं सील करने के लिए। सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता का अंत क्यों हुआ होगा? तो ये अंतिम हिस्सा है, सभ्यता क्यों गई, सभ्यता को क्या हुआ। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकाय प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बना जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी।
इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाके में बाढ़ आई गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा जो उस नदी के तट थे, वहां असर हुआ होगा। लेकिन कई ऐसे शहर देखने मिले हैं कि जिनका उस नदी तालाब से कुछ संबंध नहीं है, इतने घने दूर वहां के भी वो शहर नष्ट हुए हैं। ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। हाँ मैडम। अब मैथमेटिक्स का लेक्चर है ना, तो मैडम पूछ रहे थे। ओके, हमारा 5 मिनट ही रह गया है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैडम को एक लिंक भेज सकता हूँ, इसको ज्वाइन हो पाएंगे। एक मिनट वेट करो, सिर्फ 1 मिनट। ओके, तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं चला। क्यों लोग बहुत सारे अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किताबों में देखने मिला है, बहुत सारी किताबों में देखने मिला है कि सिंधु संस्कृति का विनाश बाढ़ की वजह से हुआ। लोगों को वहां बाढ़ आती है ये पता नहीं चला, तो उस वजह से बाढ़ में बह गए होंगे, या फिर सूखा आया होगा, यानी नदी का पानी खत्म हुआ होगा। तो इस वजह का बताया गया है बहुत सारी किताबों में, और यही कारण वहां पर जोड़ दिया गया भी है। तो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बाद में अभी देखना है हमें क्या हुआ होगा, ये हमें देखना नहीं, क्योंकि हमें मिस्र का नहीं है। तो इसी तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिखाए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर देखो इस तरह से बनते हैं। तो आप लोग भी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें से ऐसे चैप्टर निकाल कर अधिक सराव कर सकते हैं। और इसके बारे में एनसीईआरटी की कुछ किताबें हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन वाली हैं, एमसीक्यूज वाली हैं, वैसे क्वेश्चन बुक मंगा कर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और वैसी किताबें मंगाकर हमने ऑलरेडी अपने इस एप्लीकेशन में डालकर उसके क्वेश्चन आंसर सेशन भी दिए हैं हमने। तो आप खुद मंगवा भी सकते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप सबको ये पहला वाला जो चैप्टर है समझ में आया? कुछ दिक्कत? नहीं सर। नहीं, नहीं सर।